नमस्कार दोस्तों। आज मोदी सरकार को विपक्ष ने हिला भी दिया और आईना भी दिखा दिया। हालात ये हुए कि अपने बिल को कमेटी को भेजना पड़ गया, मानना पड़ गया जो विपक्ष कह रहा था, और राज्यसभा में मुंह पर खरी खरी सुना दी मनोज झा ने। तो उधर प्रियंका गांधी के जो हैंडबैग हैं, उन्होंने पूरी भाजपा को हिला के रख दिया, और जो हिंदू हिंदू चिल्लाती है भाजपा, उसके मुंह से हिंदू, बांग्लादेश और ये सब निकलना बंद हो गया, क्योंकि प्रियंका ने उसी पर घेर लिया। आज जो हुआ उससे सब हिलने जैसा था। तो शुरुआत करता हूं। लोकसभा में अपने वायदे के विपरीत भारतीय जनता पार्टी की सरकार यानी नरेंद्र मोदी एनडीए की सरकार वन नेशन वन इलेक्शन का बिल लेके आ गई। अचानक बिल आया, किसी ने न पढ़ा था न समझा था बिल है क्या, उस पे क्या होगा। बिल पास कराने की बारी थी। सरकार तो यही सोच बैठी थी कि झटाझट पास करा लेंगे। आज नेता सदन नरेंद्र मोदी नहीं है तो विपक्ष के भी तमाम सारे लोग गायब हो जाते हैं, क्योंकि सोचते हैं कोई बड़ी चीज होगी नहीं। और उधर नेता प्रतिपक्ष भी नहीं थे, तो वहां पर भी हल्का था। ऐसी स्थिति में बिल आया कि पास हो जाएगा, लेकिन उसी लोकसभा में जहां पर सरकार बनाने के लिए कम से कम 272 एमपी चाहिए होते हैं और 272 लोकसभा सदस्य की जरूरत होती है, वहां जब वोटिंग हुई तो भारतीय जनता पार्टी के, मोदी के जो सबसे अहम बिल है, प्रतिष्ठा का सवाल बनाए हुए, वो वन नेशन वन इलेक्शन का बिल के पक्ष में 263 वोट पड़े और बाकी विपक्ष में। तो अब आप समझिए 2/3 चाहिए होते हैं संविधान संशोधन के लिए, तो उस हालत में ही नहीं आया। यहां तो आप सामान्य बहुमत के बराबर भी नहीं ला पा रहे। तो ऐसी स्थिति में हिली हुई सरकार के पास क्या रह गया? विभाजन मांगा गया, तो जिस मशीन से वोटिंग का पैटर्न शुरू किया गया था, वो मशीन वोटिंग ही नहीं कर पाई, तो फिर पर्ची के माध्यम से किया गया। यह इस बात को बताता है कि चुनाव प्रक्रिया को सुधारने के लिए या उसको बदलने के लिए जो बिल आ रहा है, उस बिल के पक्ष में भी वोटिंग करने के लिए वोटिंग की मशीन काम सही नहीं करी, तमाम गड़बड़ी हो गई। तब पर्ची से वोट डलवाने की बात की गई, जब उसी चुनाव आयोग की तमाम खामियों पर सबूत देते हुए कहा जाता है कि 99% कैसे ईवीएम चार्ज रह सकती है, कैसे यह हो सकता है, कैसे आंकड़े गायब हो जाते हैं और कैसे बढ़ जाते हैं, कैसे घट जाते हैं, तब कोई सुनने को तैयार नहीं होता। लेकिन आज दिख रहा था, जो चुनाव आयोग 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं करा सकता है, उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभाओं के उपचुनाव एक साथ नहीं करा सकता है, वह चुनाव आयोग पूरे देश में सारे चुनाव एक साथ कराए, असीमित शक्तियों के साथ कराए, कैसे कराएगा? तो आप समझ सकते हैं ये पूरा खेल जो भाजपा रच रही है, वो खेल फेल कर दिया विपक्ष ने। अब जब विपक्ष ने उसे फेल कर दिया, प्रियंका गांधी के नेतृत्व में आज विपक्ष आक्रामक था और अंततः उस बिल को जेपीसी को भेजना पड़ा कि अब जेपीसी उसको चर्चा करेगी, उसके बाद आएगा, फिर चर्चा होगी।
यानी अपनी इज्जत किसी तरीके से लंगोटी संभाली भाजपा मोदी ने। तो यह समझिए, आपने देखा ही था लोकसभा में नरेंद्र मोदी हो, राजनाथ सिंह हो या पूरी भाजपा हो, नेहरू जी को कोसती रही। और ऐसे ही राज्यसभा में जेपी नड्डा समेत जो भाजपा के अध्यक्ष हैं, तमाम लोग नेहरू जी को कोस रहे थे, तमाम कवियां उनकी बता रहे थे। बहरहाल कोई बात नहीं। उसी वक्त में प्रोफेसर मनोज झा बोलने खड़े हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं, बहुत विद्वान माने जाते हैं, रेगुलर अपडेट होते हैं। तो जब वो बोलने खड़े हुए तो उन्होंने शब्द ब शब्द बता दिया कि नेहरू हैं क्या। उनका नेहरू तो इतने बड़े हैं कि आप 100 चुनाव भी जीत जाओ तो भी नेहरू दिखाई देंगे, क्योंकि इस देश के अंदर लोकतंत्र की यदि आत्मा कहीं होगी तो नेहरू दिखाई देंगे। तमाम साथियों ने संविधान पे बात की, अपना अपना दायरा है, अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी प्राथमिकताएं हैं। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि हमने संविधान पे बात की। कई ओहदेदार लोग दूसरे स्तंभ के, वो तो ईश्वर से बात करने लगे हैं। भगवान को कितना काम है, किसी की नौकरी लगवानी है, किसी की शादी करवानी है, किसी को चुनाव जितवाना है, तो किसकी पर्ची निकलेगी, किसकी अर्जी लगेगी। तो अच्छा है कि हम संविधान के दायरे में बात कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, नेहरू जी पर बहुत चर्चा होती है जब से इस संसद में आया हूं, और मैं इस नई सरकार के बाद ही सदन में आया हूं। बचपन में सोचा करता था पार्लियामेंट पहुंचूंगा, लेकिन आज एक कन्फेशन करता हूं, हमेशा अपने को विपक्ष में देखता था, तो विपक्ष में ही हूं। तो सर ऐसा है, मैंने कई दफा कहा है, 14 का चुनाव, 19 का चुनाव, 24 का चुनाव जवाहरलाल नेहरू नहीं हारे हैं, विपक्ष हारा है, कांग्रेस हारी है। 100 साल आप चुनाव जीतेंगे लेकिन नेहरू को फिर भी वहां खड़ा पाएंगे, क्योंकि अथॉरिटेरियनिज्म के खिलाफ, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के प्रतीक हैं नेहरू। वो ढाल हैं, वो रक्षा कवच हैं। और मैं आपको बताऊं, हमारे नड्डा साहब ने जेपी का उद्धृत किया और मुझे अच्छा लगा कि जयप्रकाश जी ने जब इंदिरा जी को, वो इंदू लिखा करते थे, जब चिट्ठियां लिखी ना इमरजेंसी के दौरान, तो नेहरू को इन्वोक किया, आई एम राइटिंग टू यू इन द नेम ऑफ योर फादर जवाहरलाल नेहरू। वो ऐसे व्यक्ति थे, जब उनकी आलोचना नहीं होती थी तो छद्म नाम से अपनी आलोचना स्वयं करते थे। तो मैं क्या कहूं, जयप्रकाश जी का कश्मीर पर जो नेहरू जी को चिट्ठी थी या इंदिरा जी को चिट्ठी थी, अगर वो चिट्ठी आज मनोज कुमार झा अपने नाम से कॉपी पेस्ट करके लिख दे, तो सर शाम तक मैं टेलीविजन डिबेट में विलेन बन जाऊंगा। मेरे पर यूएपीए लगे ना लगे, सांसद हूं शायद ना लगे, लेकिन बहुत तरह की तोहमत लगेगी। सर एक आवश्यक बात, हम महापुरुषों की जन्मतिथि, पुण्यतिथि पर माल्यार्पण वाले दुनिया के नंबर 1 देश हैं। इतनी पुष्प वर्षा करते हैं जन्मतिथि और पुण्यतिथि पे, लेकिन सर वो तिथियां इस बात की भी होती है कि हम अपनी चुनौतियों को स्वीकार करें। अगर हम संविधान दिवस मना रहे हैं, क्या फ्रीडम के बारे में नहीं बात होनी चाहिए? दोनों तरफ ऐसी बातें हो रही हैं, मेरी कमीज सफेद, तुम्हारी कमीज गदली। अरे साहब, संविधान की कमीज देख लो, वो गदला ना हो, उस पे दाग ना पड़े, ये हमारा दायित्व होना चाहिए। आज से 25 वर्ष बाद मैं इस सदन में नहीं होऊंगा, हम में से बहुत लोग नहीं होंगे। जब 100 साल पे चर्चा हो रही होगी, बहुत चर्चा होगी, लोग विश्लेषण करेंगे, जैसे आज हम करते हैं कि नेहरू को यह करना चाहिए था, नेहरू ने वो नहीं किया। 100 साल बाद कोई आपके बारे में टिप्पणी करे, मैं जीवित नहीं रहूं, संभवतः मैं सदन में नहीं रहूंगा, लेकिन वो भी अच्छा नहीं लगेगा सर, अशोभनीय लगेगा। टाइम मशीन नहीं है सर, नहीं तो मैं अपने सारे साथियों को 47-46 ले जाता। खून की नदियां बह रही थी दोनों तरफ, खून की नदियां। मंदिर में गाय काट के फेंकी जा रही थी, मस्जिद में सुअर फेंके जा रहे थे। उस दौर में
एक ऐसे देश के निर्माण का संकल्प, गलतियां हुई होंगी, आप विलेन क्यों बनाते हो भाई? विलेन मत बनाओ, आपसे भी गलतियां होती हैं, हमसे हुई हैं। मैं सिर्फ इतना कहता हूं माननीय उपसभापति महोदय कि जब हम तबसरा करते हैं इस तरह के नेताओं पे, तो हम भूल जाते हैं 47 में इस देश की क्या हालत है। सर, आपने घर बनाया हो, मैंने नहीं बनाया अभी तक, मेरे पिता ने बनाया। सर, ग्राउंड फ्लोर बनाने में सबसे ज्यादा मेहनत लगती है, नींव है वो। नेहरू और अंबेडकर, पटेल, आजाद ने नींव डाली। आप सेकंड थर्ड फ्लोर बना रहे हैं, उन्होंने फर्स्ट फ्लोर बनाया, आप 5 फ्लोर और बनाइए, लेकिन नींव के बगैर फ्लोर किसी काम का नहीं है, ये याद रहना चाहिए। यानी नेहरू के बिना भारत का लोकतंत्र है ही नहीं, इससे आप समझ सकते हैं। बहरहाल मनोज झा ने जो बताया आपने सुना। उधर प्रियंका गांधी कल पैलेस्टाइन यानी फिलिस्तीन में जो छोटे छोटे मासूम बच्चे मारे जा रहे हैं, जो नादान महिलाएं मारी जा रही हैं, जो तमाम सारे निर्दोष नागरिक मारे जा रहे हैं, और उस नरसंहार पर दुनिया के लोग पूंजीवादी व्यवस्था के तहत इजराइल के साथ खड़े हैं जो हत्या कर रही है, उसका विरोध करते हुए और शांति स्थापित करने की बात करते हुए एक बैग से आई थी। वो हैंड बैग फिलिस्तीन के उस नरसंहार को रोकने की अपील कर रहा था। सोचिए कितना बेहतरीन मानवता का एक महान नमूना था। और जब वो सदन के अंदर पहुंची तो उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में जिस तरीके से निर्दोष अल्पसंख्यक मारे जा रहे हैं, हिंदू मारे जा रहे हैं, वही जो भारत में बहुसंख्यक हैं वहां अल्पसंख्यक है, और वहां पर ईसाई मारे जा रहे हैं और भी तमाम कम्युनिटी के लोग मारे जा रहे हैं। इस पर भारत सरकार को कड़ा संज्ञान लेकर के वहां की सरकार के साथ में डिस्कस करना चाहिए और इसका समाधान निकालना चाहिए। कड़े से कड़ा कदम उठाएं, हम साथ। संक्षिप्त में बोल देती हूँ। पहला मुद्दा यह है कि बांग्लादेश में जो अल्पसंख्यकों के साथ, जो हिंदुओं और ईसाइयों के साथ अत्याचार हो रहा है, उसके खिलाफ इस सरकार को आवाज उठानी चाहिए। बांग्लादेश की सरकार के साथ बातचीत करनी चाहिए और पूरा समर्थन देना चाहिए जिनको माननीय सदस्य श्री वरितो फ्रांसिस जी हेडक्वार्टर्स में से आज सेना के हेडक्वार्टर्स में से वो तस्वीर उतारी गई है जिसमें पाकिस्तान की सेना आत्मसमर्पण कर रही है हिंदुस्तान भारत की सेना के सामने। बड़ी बात प्रियंका गांधी ने कही, लेकिन इस सरकार के मुंह से तो आवाज नहीं निकल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज तक एक शब्द नहीं बोल पाए, उनके विदेश मंत्री नहीं बोल पाए, उनके गृह मंत्री नहीं बोल पाए, उनके रक्षा मंत्री नहीं बोल पाए, लेकिन यही लोग घुसपैठ और न जाने क्या क्या झारखंड के चुनाव के समय कर रहे थे और इस तरह के हालात बना रहे थे जैसे पता नहीं क्या हो गया। लेकिन आज जब से चुनाव हो गया तब से वो भूल गए सब, और बांग्लादेश पे तो बोलने की हिम्मत नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी के मालिक अडानी अंबानी का वहां पर धंधा है, सबसे बड़ा धंधा तो इन्हीं का है। इसके अलावा जिन लोगों ने इन्हें सबसे ज्यादा पैसा दिया पीएम केयर फंड के नाम पर, उन लोगों का धंधा है। तो भैया चंदा लोगे तो धंधा वालों का और साथ में मालिक का भी धंधा है, तो कैसे क्या करें? चुप्पी साध के बैठे हैं। वो धमका रहा है, उसके आगे माफी मांगते घूमते हैं। क्यों? वो हमारे राजदूत को भी बुला करके धमकाता है। तो सब ये दशा है। तब आज प्रियंका गांधी जिस हैंडबैग के साथ आई उसमें यही लिखा था, बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ, ईसाइयों को बचाओ और ये हमले रुकवाओ। और इसके साथ में प्रियंका गांधी ने संदेश दे दिया और फिर पूरी कांग्रेस पार्टी
संसद भवन परिसर में नारे लगा रही थी कि बांग्लादेश में हिंदुओं को बचाओ। बांग्लादेश में अमन चैन लाओ, बांग्लादेश को जवाब दो। लेकिन जवाब देने के लिए तो बहादुर साहसी होना चाहिए। यहां तो कायरता भरी हो तो क्या बोलेगा। तो इसलिए किसी का कोई जवाब तो नहीं आया। भाजपा के लोग, नेता तमाम सारे बौखला जरूर गए, पागल हो गए वो इससे। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा है क्या करें। तो यह दशा है। तो जब यह सब हो रहा हो, उधर राहुल गांधी वो बीते दिनों गए थे हाथरस। वहां के मजलूमों से, जो दलित समुदाय से आते हैं, जिसकी बेटी के साथ गैंगरेप हुआ था, उस परिवार से उन्होंने बात की थी। उस बात के अंश सामने आ गए कि किस तरीके से हमारी सरकार ने उसके साथ, परिवार के साथ अन्याय किया है। हम कैसे हिंदू हैं जब हमारी बेटी को रात के 2:30 बजे जला दिया? वैसे हिंदू रीति रिवाज में ये होता नहीं। तो ये छूट के आगे आरोपी गांव में घूम रहे हैं। एक जेल गया, एक ही करेक्शन हुआ और बाकी 3 थे। हाँ, वो घूम रहे हैं। जिस कोर्ट में से धमकी मिल सकती है उसमें न्याय नहीं मिलेगा। आरोपी पक्ष के जो वकील हैं और बोल रहे हैं आप उसके की सीमा कौन है? सीमा अपनी सीमा मेरा तो अच्छा है, गोली से मार देंगे। मतलब हिंदुस्तान में आपको न्याय नहीं मिल सकता। यही बात है सर, जब सबूत मिटा देंगे तो फिर हॉस्पिटल से ही खत्म। हॉस्पिटल में जो 3 कोर्ट में खाली हम 3 मार्च में 25 लाख में 5 साल हम कैद काट रहे हैं। अगर योगी जी को बंद कर दिया तो 25 लाख में 5 साल काट सकते हैं। हम उस हक के लिए लड़ रहे हैं कि हजारों समाज की बेटियों के लिए खड़े हैं। हमारे घर की बेटी नहीं रही इस घर में, अगर हम उन बेटियों के लिए खड़े हैं कि आज अगर किसी को सजा मिलेगी तो उन्हें डर पैदा होगा कि हम अगर ऐसा कांड करेंगे तो हमें सजा मिलेगी। और वो ठाकुर का कुआं बन गया है पूरा, कि गांव में सिर्फ 4 दलित परिवार थे, जिनमें 2 तो पलायन कर गए, 2 बचे, वो भी संगीनों के साए में हैं। एक प्रकार से वही कैद है। अपराधी तो सरेआम घूम रहा है। सोचिए क्या दशा बना दी। जब यह दशा हो गई हो तो कोई क्या करेगा। इस देश को टुकड़े टुकड़े करने में सरकार लगी हो तो फिर क्या कहेंगे। ऐसी स्थिति में देश को बचाने की बात आती है और तब राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ही नजर आते हैं। गांधी परिवार और कांग्रेस नजर आती है, क्योंकि बाकी दल तो सिर्फ अपनी सत्ता अपने लिए जीते हैं। यह सत्य है। और भाजपा का तो एकमात्र सपना है कांग्रेस मुक्त भारत, नेहरू का नाम मिटा दो। और सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन पर वो राजनीति करते हैं, उनकी प्रतिमा पर के बीच में शौचालय बना देते। मैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के बारे में एक बहुत गंभीर प्रश्न उपस्थित करना चाहता हूं कि जो स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पे जो चेस्ट लेवल है, जो 153 मीटर के हाइट पे है, वहां पे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के इसमें छेद किया गया है ताकि गैलरी व्यू मिले। वहां से लेजर शो भी बनाया गया है। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं, वहां पे शौचालय बनाया गया है। मैं मानता हूं कि ये जो शौचालय है ये अपमान है। क्या देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री, स्वतंत्रता सेनानी और कांग्रेस के ज्येष्ठ नेता के स्टैच्यू के बीचों बीच अगर पेशाब करना ये अपमान नहीं है तो क्या है? मैं सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या यही राष्ट्रवाद है? क्या यही इनकी देशभक्ति है? यानी उनके उसमें गंद करने के लिए कर रखा है। यह यदि स्थिति हो तो आप सोचिए क्या होगा। और भारत की बहादुरी का क्या मजाक उड़ रहा है, पूरी दुनिया में उड़ रहा है कि दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य सरेंडर इंदिरा गांधी ने करवाया था। 93,000 हमारे जो पाकिस्तानी सैनिकों को हथियार डलवाया गया था, वहां के मैं लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी समेत। उस शानदार फोटो को सेना मुख्यालय से के मुख्य लॉन्च से हटा के उसे कोने में मानेकशॉ मेमोरियल में डाल दिया गया और वहां पे एक सीनरी लगा दी। यह अपने आप
शर्मनाक है। हम अपने प्राउड को यदि सम्मान नहीं दे सकते तो क्या करेंगे? यह भारत बनाया है इन्होंने। इसलिए देखिए होता है क्या क्या। जय